वेलकम बैक। थोड़ा सा डिले हुआ इस लेक्चर को आने में, आगे के लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिलेंगे और यू विल सी द डिफरेंस in my previous lecture and this lecture and coming lecture. So the difference is the cause of the delay. लास्ट लेक्चर पे हमने कोवेलेंट कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन और कई मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल और जो कुछ छोटी छोटी बातें थी उनके बारे में वो हमने डिस्कस किया था, जैसे रेजोनेंस, कैनोनिकल फॉर्म, रिलेटिव स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर, ये कुछ बातें, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब इस बात को कंक्लूड करते हुए हाइब्रिडाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इंटरहैलोजेंस, पॉलीहेलाइडाइंस, पॉलीहेलोनिमाइंस और कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन। उसके सिवाय तो हाइब्रिडेशन कहीं भी पूछा गया, हाइड्राइड में, ऑक्साइड में, ऑक्सी एसिड में, लेकिन जो सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हमने पहले पढ़ाया था वो, और जो नहीं होगा वो पी ब्लॉक में जब हम कंपाउंड्स को पढ़ेंगे तो वहां पर उन बातों को एम्फेसाइज कर देंगे। तो आप इसको पॉज कीजिए, ये सारे कंपाउंड्स नोट कीजिए और खुद हाइब्रिडाइजेशन इनका लिख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन। देखिए इनके आंसर्स हमने लिख दिए यहाँ पर। फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर्स नोट कर लीजिएगा। हम इन आंसर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं और भी जो क्वेश्चंस होंगे हाइब्रिडेशन के आप इसके बेसिस पर देख सकते हैं। सबसे पहले इंटरहैलोजेंस। इंटरहैलोजेंस में खास बात क्या है, इसमें दो हैलोजन, दो डिफरेंट हैलोजन के कंपाउंड है। टोटल नंबर ऑफ हैलोजन जो इसमें रहता है वो हमेशा इवन नंबर होगा, 2, 4, 6 एंड 8। जो X लिखा है वो सेंट्रल हैलोजन है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लार्जर इन साइज होता है, पॉलीवैलेंट होता है। और जो X डैश लिखा है उसका नंबर 1, 3, 5, 7 तक हो सकता है। इसको बोलते हैं पेरिफेरल हैलोजन। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल हैलोजन। पेरिफेरल हैलोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, मोनोवैलेंट होता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो पेरिफेरल सिर्फ एक है, तो इसमें कोई सेंट्रल एटम नहीं है, इसलिए इसका कोई हाइब्रिडेशन नहीं। इसमें क्लोरीन सेंट्रल एटम, एक एग्जांपल हमने लिया। वैसे इसमें सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, ClF3, BrF3, IF3, BrCl3, ICl3, IBr3। जो बड़ा एटम रहेगा वो पॉलीवैलेंट होगा, सेंट्रल होगा। जो छोटा एटम होगा हैलोजन का वो पेरिफेरल एटम होगा। क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बनाए फ्लोरीन के साथ। वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 में से 3 बॉन्ड में चले गए, बचे कितने? 4। 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 + 3 5 होता है sp3d। 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। sp3d में 2 लोन पेयर के साथ स्ट्रक्चर होता है टी शेप। ये एग्जांपल उसको भी पढ़ाया था। BrF5 ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, इसमें 5 फ्लोरीन के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड बनाए। 5 फ्लोरीन के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड में चलेंगे तो बचे कितने? 2, यानी 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड, 5 + 1 6 का होता है sp3d2 हाइब्रिडेशन। sp3d2 में 1 लोन पेयर के साथ स्क्वायर पिरामिडल आता है। वैसे तो याद कीजिए ये स्क्वायर बाई पिरामिडल अरेंजमेंट होता है, लेकिन एक तरफ लोन पेयर आने की वजह से स्क्वायर पिरामिडल बचेगा। IF7 आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए। 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए तो लोन पेयर कोई भी नहीं। 7 सिग्मा बॉन्ड sp3d3। sp3d3 में बताया जाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पॉलीहेलाइड, पॉलीहेलोडियम। पॉली का मतलब होता है मेनी। आईडी लगा दिया। आइड कब लगता है? जब नेगेटिव चार्ज है, एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये एक ही हेलोजन एलिमेंट्स के कंपाउंड है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हेलोजन हमेशा इवन था, 2, 4, 6, 8। इसमें ऑड नंबर होते हैं। इंटरहैलोजेंस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये आयनिक मॉलिक्यूल्स है दोनों। इसमें नेगेटिव चार्ज वाला, इसमें पॉजिटिव चार्ज। IUM लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, ID लगाते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए।
इंटर हेलोजेंस में सारे हेलोजन एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन पॉलीहेलाइड आयंस में सारे हेलाइड एक जैसे हो सकते हैं। एग्जाम्पल है I3-। इसी में से हम दोनों क्लोरीन हटा के दो आयोडीन लगा दें तो क्या मिलेगा I3-। ठीक है, ऐसा ही ये भी होता है। तो इसमें सारे हेलोजन एक जैसे हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेगेटिव तो पॉलीहेलाइड, पॉजिटिव तो पॉलीहेलाइड। अब देखिए आयोडीन में दो क्लोरीन के साथ दो बॉन्ड बने, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, दो बॉन्ड में चले गए, बचे कितने 5, और एक नेगेटिव होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 6 मतलब 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 + 2 5 होता है sp3d। और sp3d में जब 3 लोन पेयर आता है तो लीनियर स्ट्रक्चर आता है। ये पहले लेक्चर में बता चुके हैं। इसी से इसको कंपेयर कीजिए। आयोडीन ने दो क्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिए, 2 बॉन्ड बनाए सिग्मा। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से 2 बॉन्ड में चले गए, बच्चे 5 में से प्लस का होता है एक लॉस कर दिया तो बचा 2 लोन पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन। सो 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड 4 यानी sp3। ऐसे ही सबको कंपेयर करते जाइए। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए, बचे 3, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, कितना हो गया 6 का मतलब sp3d2। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में गए तो बचे कितने 3, एक लॉस कर गया तो +4, बचा 2 का मतलब एक लोन पेयर, एक लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड 5 यानी sp3d। 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए तो बचा कितना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, एक लोन पेयर 6 सिग्मा बॉन्ड, कितना हो गया 7 1 लोन पेयर 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 मतलब sp3d। ऐसे ही ये सारा का सारा किया गया, लोन पेयर हमने लिख दिया है। आप इसको कंपेयर करें, सॉल्व देखिए गौर से, ये भी स्क्वायर प्लेनर है और कहीं स्क्वायर प्लेनर, ये भी स्क्वायर प्लेनर है, तो ये आइसो स्ट्रक्चर लो। एक ही स्ट्रक्चर आपको दो जगह जहां मिले, स्क्वायर पिरामिडल, आप देखिएगा स्क्वायर पिरामिडल और भी मिलेगा, ये आई स्क्वायर पिरामिडल। तो ये पॉलीहेलाइड्स, पॉलीहेलोनिमाइन, ज़ेनॉन के कंपाउंड और इंटरहेलोजेंस कई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या है आइसो स्ट्रक्चर है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पिछले साल भी आया था। 4 ऑप्शन दे देगा, दो मॉलिक्यूल का सेट पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर आइसो स्ट्रक्चर, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव सेम स्ट्रक्चर। तो उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे आते हैं। हाइब्रिडेशन के जो सबसे अच्छे क्वेश्चन थे हमने बता दिया, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए, एक एक चीज को वेरीफाई करके देख लीजिए। इसके साथ हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो गया। हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ब्रॉड पार्ट है, पूरी केमिकल बॉन्डिंग में और उसके बाद आप पूरी केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्वेश्चन हर साल उससे पूछा गया है और वो टॉपिक रिलेटिवली छोटा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या ड्रॉबैक था? एज पर VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, O2 is diamagnetic। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हीलियम के बाद क्या है 2s2 2p4, s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हाइब्रिडेशन का तो यहाँ कंसेप्ट आना ही नहीं। ऐसा ही दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे, वहां पर भी ऐसे ही ऑर्बिटल होंगे, वहां पर भी ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, ये हो गया x y और ये z। ये भी 2s2 है, ये भी 2p4 है, इसके भी पहले हीलियम है और ये भी एक ऑक्सीजन एटम का है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो z से ओवरलैप करके आती है, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है और इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और फिर y से x को ओवरलैप करेगा। x y को चेंज कर सकते हैं, इसको x नहीं मान सकते, y भी मान सकते हैं, लेकिन z से एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और y की ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड बना, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे ओवरलैपिंग की वजह से। तो इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होना चाहिए।
प्रैक्टिकली पाएगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है गैसेस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन couldn't be explained on the basis of Wellens-Born theory. That's why a new theory, molecular orbital theory, was introduced. ऐसा नहीं कि molecular orbital theory आ गया तो Wellens-Born theory गलत हो गया। Wellens-Born theory जिन फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए molecular orbital theory आया। तो इसका अपना यूटिलाइजेशन है, उसका अपना यूटिलाइजेशन है। Molecular orbital theory is somewhat difficult to be applied on the molecules. That's why up to 12th level जो आप कंपटीशन का लेवल है वहां पर हम सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में इसको देखेंगे, होमोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर। जैसे O2 होमोन्यूक्लियर, दोनों का न्यूक्लियस एक जैसा होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड हेटेरोन्यूक्लियर, कार्बन और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अलग अलग है। तो ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, हम सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे और उसमें भी अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम Ni2 तक की बात करेंगे। हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता यही हम इसका प्रूफ करेंगे। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स तक के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करेंगे। अब जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करते हैं तो पहले कंसेप्ट पता होगा तब अप्लाई करेंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस-बॉन्ड थ्योरी में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि बॉन्डिंग में, ओवरलैपिंग में सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में भी जो पार्टिसिपेट किया ऑर्बिटल वो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल थे। तो हाइब्रिडाइजेशन वाज आल्सो द पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसमें तो नाम ही वैलेंस शेल का ले रहा है, तो इसलिए उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हिस्सा मानते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये माना जाता है कि जब दो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो दोनों एटम के सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल हो चाहे इनर शेल। सो फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। हम सिर्फ दो एटम्स का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। वो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडेशन का कांसेप्ट था और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में होता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल किसके, कंबाइनिंग एटम्स के। O2 बनने के लिए दो ऑक्सीजन एटम के, CO बनने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल वाले भी और अंदर वाले भी, 1s 2s 2p जितने हैं सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स जिनका शेप और ओरिएंटेशन आइडेंटिकल, S के साथ मिलेगा, P के साथ मिलेगा। याद कीजिए हाइब्रिडेशन में S, P और D भी मिल जाते थे, ओवरलैपिंग में S, P ओवरलैपिंग भी हुई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ S के साथ, P के साथ, PX के साथ, PY के साथ, PZ के साथ। यहाँ SP ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो आइडेंटिकल शेप एंड ओरिएंटेशन और एनर्जी नियरली या एग्जैक्टली इक्वल, नियरली भी चलेगा एग्जैक्टली भी। हाइब्रिडेशन में सबकी एनर्जी सेम नहीं होती थी, डिफरेंट होती थी। जबकि sp3 में S की एनर्जी P से डिफरेंट है, P में तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी नियरली भी सेम हो सकती है और एग्जैक्टली भी। नियरली कब सेम होगी, जब हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक हो, जैसे CO में कार्बन का 1s और ऑक्सीजन की 1s की एनर्जी लगभग बराबर होगी, एग्जैक्टली नहीं। लेकिन जब आप O2 बनाएंगे तो दोनों ऑक्सीजन के 1s की एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी। तो होमोन्यूक्लियर में एग्जैक्टली सेम, हेटेरोन्यूक्लियर में नियरली सेम। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स having these properties of shape, orientation and energy undergo overlapping to the maximum extent, undergoes overlapping to the maximum extent to produce molecular orbitals। क्या बनाएंगे, molecular orbitals बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन से सारे ऑर्बिटल जो बनते थे वो एक जैसे बनते थे और अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज हो जाते थे। यहां पर दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर आपने x लिया तो x/2 यानी आधा, यहाँ n नहीं लगाया था तो यहाँ भी n गलती से लग गया। x एटॉमिक ऑर्बिटल है
तो x/2 यानी आधे की एनर्जी कम हो जाती है पहले से। किससे कम? पहले वाले से, एटॉमिक ऑर्बिटल से, और आधे की एनर्जी बढ़ जाती है। जिनकी एनर्जी कम होगी उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी बढ़ गई उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ऑर्बिटल का मतलब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कंसीडर करें तो ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव माना जाता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, डिस्ट्रक्टिव से एंटी बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पर एक और गड़बड़ी हुई है, कंस्ट्रक्टिव में दोनों प्लस हो जाते हैं और डिस्ट्रक्टिव में ये दोनों माइनस हो जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव से एंटी बॉन्डिंग बना, उसकी एनर्जी बढ़ गई। कंस्ट्रक्टिव से बॉन्डिंग बना, उसकी एनर्जी कम हो गई। ये रिजल्टेंट है एम्पलीट्यूड, याद कीजिए साई वेव फंक्शन बोला जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो दो वेव इंटरफियर कर रहे हैं, अगर दोनों फेज में है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा। अपोजिट फेज में है तो क्या हो जाएगा? सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक से बॉन्डिंग, एक से एंटी बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा, बॉन्डिंग में डिक्रीज कम होता है और एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज ज्यादा होता है। मेंशन किया हमने E2 इज ग्रेटर देन E1। इसका मतलब जितना बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर देन डिक्रीज इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, चार तरीके के ऑर्बिटल बनते हैं। बॉन्डिंग में दो तरीके, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में दो तरीके के, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं कितने तरीके के बने? चार तरीके के। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार। स्टार लगा दिया तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग, यहां पर स्टार नहीं लगाया तो बॉन्डिंग। सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां लिखा है ये मोनोसेंट्रिक है, किसी एक एटम में एक ही न्यूक्लियस होता है और उसका जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो किसी भी ऑर्बिटल का वो उसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होगा। स्फेरिकल हो, डंबल हो, डबल डंबल हो, कैसा भी हो। दो डंबल है तो एक न्यूक्लियस के दोनों तरफ। टेट्रा डंबल है, एफ ऑर्बिटल होता है, या डबल डंबल हो तो 4 लोब्स होंगे, तो एक ही न्यूक्लियस के राउंड होंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक न्यूक्लियस के राउंड, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। जब हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, दो एटम कंबाइन करेंगे तो दो न्यूक्लियस कंबाइन करेंगे। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस मिक्स नहीं होते एक दूसरे, न्यूक्लियस अलग अलग ही रहेंगे। तो अब दोनों का इलेक्ट्रॉन मिल गया लेकिन न्यूक्लियस नहीं मिला, तो अब जो दोनों का इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियस के राउंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक। तो हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, तो दो न्यूक्लियस के अराउंड इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कैसा दिखता है हम वो बता दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना न्यूक्लियस है? दो न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस सब में है, ये भी दो न्यूक्लियस है, इसमें भी दो न्यूक्लियस है, इसमें भी दो न्यूक्लियस है, और इसमें भी दो न्यूक्लियस है। अब देखिए, इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो न्यूक्लियस के बीच में ही रहेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। पाई बॉन्डिंग में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं होगा लेकिन उसके ऊपर होगा और नीचे होगा। सिग्मा स्टार में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं होगा, उसके ऊपर और नीचे भी नहीं होगा, उससे बियॉन्ड होगा। तो एक लोग इधर आ जाएगा, दोनों का साइज बराबर होता है। अगर आपको नहीं लग रहा है, ये ऑर्बिटल की गलती नहीं है, हमारी गलती है, डायग्राम की गलती है, साइंस में चलता है, गड़बड़ी नहीं चलती, आर्टिस्टिक गड़बड़ी चलती है। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर भी नहीं रहेगा, उसके ऊपर नीचे भी नहीं रहेगा, उसके बियॉन्ड भी नहीं रहेगा, तो रहेगा कहां? चार कोनों में चार लोब्स होंगे। तो एक तो यही होगा, स्ट्रक्चर बनाने का पूछेगा कौन सा बॉन्डिंग है कौन सा एंटी बॉन्डिंग, इसमें भी सबका सिर्फ साइज थोड़ा बराबर होता है, ध्यान रखिए। फिलहाल दो न्यूक्लियस के बीच में कोई भी प्लेन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी देखिए। यहां पर देखिए एक
हॉरिजॉन्टल प्लेन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड के परपेंडिकुलर, जो इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, नोडल प्लेन। यहाँ पर एक वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्या? नोडल प्लेन्स। नोडल प्लेन यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। सो पाई बॉन्डिंग में 1 है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी 1 है। पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 है और सिग्मा बॉन्डिंग में 0 नोडल प्लेन है, और ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उनकी कहानी होगी, कैसे बने, कैसे दिखते हैं बनने के बाद, ये सारी बातें होंगी। अब इसके बाद हमने बताया था 20 इलेक्ट्रॉन तक का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसमें ये कंसेप्ट हम अप्लाई करके क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे पूछा जाता है। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, हम वहां से बात शुरुआत। आइए फिर अगला खेल शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में थियोरेटिकली हमने बता दिया था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। हमने बताया था रिजल्ट से 2 तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। थोड़ा सा डिफरेंस उसमें बताया था हमने, और फिर बताया था टोटल 4 तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। बॉन्डिंग में 2, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, जिसको सिग्मा स्टार पाई स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी को अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक रूप में दिखाएं। और प्रॉब्लम कहाँ हुई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करने में, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं और 2 ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। एटम में होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एओस एटॉमिक ऑर्बिटल। इस ऑक्सीजन एटम में भी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। जब एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। यही छोटी सी कहानी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या कहा? एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, इसके पहले भी देखा था, 1s2, 2s2, 2p4। ये छोटा सा एक्सपेंशन है इसका। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p4 में 3 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एम्पेयर 2 पेयर होंगे। अब x y z किसी को भी माना जा सकता है। जब लिनियर कॉम्बिनेशन होगा तो नियरली एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिलते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के 1s की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल है, तो 1s 1s से मिलेगा, 2s 2s से मिलेगा, 2p 2p से मिलेगा। 2p में 3 ऑर्बिटल है तो pz pz से मिलेगा, px px से मिलेगा, py py से मिलेगा। ये लिनियर कॉम्बिनेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक 1s मिला के 2 1s हो गए। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरीके के बनते हैं, आधे की एनर्जी कम हो जाती है और आधे की बढ़ जाती है। कम वाला बॉन्डिंग और ज्यादा वाला एंटी बॉन्डिंग। यहाँ 2 मिले तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। 2 का आधा 1 की एनर्जी कम और 1 की एनर्जी ज्यादा। कम वाले को बॉन्डिंग बोला तो सिग्मा लिखा, ज्यादा वाले को एंटी बॉन्डिंग तो सिग्मा स्टार। या फिर ये सिग्मा पाई कैसे है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था, एसएस ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, एसएस ओवरलैपिंग से। यहां पर भी सिग्मा बने और पी में जेड के जरिए क्या बनता है? सिग्मा। इसलिए जेड वाले को सिग्मा बनाया और उसी का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। और एक्स और वाई वाला पाई बनाता है, इसीलिए जेड को हमने अलग लिखा है और पीएक्स पीवाई को साथ लिखा है। क्यों? जैसा पीएक्स होता वैसा ही पीवाई होता, तो उनकी एनर्जी भी बराबर रहेगी आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग। फिलहाल फिर से 1s 1s से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s 2s 2 मिले 2 बने, 2 में से आधा 1, एनर्जी कम 1 की ज्यादा। फिर यहाँ पर pz pz पहले मिलाएंगे क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। क्या कीजिए, अगर ऑक्सीजन एटम है तो एक ऑर्बिटल हो गया x, एक हो गया y और एक हो गया z। ऐसा ही दूसरा ऑक्सीजन एटम लीजिए, उसमें भी रहेगा x, उसमें भी रहेगा y, उसमें रहेगा z। जब ये पास आएंगे तो एक में तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगी और 2 में लैटरल ओवरलैपिंग होगी। तो एक्सियल ओवरलैपिंग वाले को z कहा,
तो पीजेड पीजेड, एक पीजेड यानी दो पीजेड मिले, एक पीजेड इसका एक पीजेड इसका, दो में से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी कम सिग्मा पीजेड और एक की एनर्जी ज्यादा सिग्मा स्टार पीजेड। फिर एक्स और वाई लेटरल ओवरलैपिंग में एक्सियल से कम ओवरलैपिंग होगी, इसलिए जो डिक्रीज जो चेंज आ रहा है वो भी कम आ रहा है। तो एक्स और वाई बॉन्डिंग बनाएंगे, दो ऑर्बिटल यहाँ पे दो ऑर्बिटल यहाँ पे, चार मिले तो चार बनाएंगे, चार का है ये, दो की एनर्जी कम दो की एनर्जी कम। अब समझ में आ गया होगा एक किस्सा में। जब एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन थे अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर दिए जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरते हैं तो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन वही फॉलो होगा जो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल से पढ़ा था। क्या? पहले कम एनर्जी में फिर ज्यादा एनर्जी में बढ़ते हैं। अब किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा, वहां पर N+L रूल बोरबरी प्रिंसिपल से लाते थे। यहां पर किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने सीखा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। अब कम और ज्यादा एनर्जी तो हमने देख लिया। फिर जिनकी एनर्जी बराबर उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, इसको बोलते हैं क्या, हर्ट्ज रूल। और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर रहती है और स्पिन अपोजिट रहता है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो भी यहां पर फॉलो होगा। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन, 2 + 2 + 4 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक टोटल कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं यहां मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11th और 12th साथ में ही रहेंगे। 11th और 12th का स्पिन सेम रहेगा, 1 और 2 साथ है स्पिन सेम नहीं है, 3 4 साथ है स्पिन सेम नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द सेम ऑर्बिटल, विल हैव सेम स्पिन। तो 11 12 13 14 15th और 16th भी अलग अलग रहेंगे, लेकिन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के दर्शन हो गए, हमारा पढ़ना सफल हो गया। जो प्रॉब्लम थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो दूर हो गई, दूर तो पहले ही हो गई, हमको अभी पता चला। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके अकॉर्डिंग दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रैक्टिकली भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका मतलब ये बेटर तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इसके सिवाय जब आप ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते थे तो ये भी बताते थे कि एक सिग्मा बॉन्ड बनता था और एक पाई बॉन्ड बनता था, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है। वो सारी बातें भी ये बताता है। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक बिहेवियर अगर इसने बताया तो बाकी सारी प्रॉपर्टी बताना ये भूल गया, अगर ऐसा होता तो ये इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं होता। तो इसने बाकी प्रॉपर्टीज बताए, कैसे बताए, बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ये हम सीखेंगे। तो हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो कंसेप्ट अप्लाई किया है, ये कंसेप्ट 16 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले हर मॉलिक्यूलर स्पीसीज पे लगेगा। इसका मतलब अगर आपने O2- लिया, सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं, O2- ऑक्साइड आयन लेते हैं, F2 बोल दिया, Ne2 बोल दिया, इन सब में 16 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 16 से कम इलेक्ट्रॉन है तब तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, उसको इतना विचित्र चित्र बनाने की बार बार जरूरत नहीं है। ये काम थोड़े से आसान शब्दों में भी कर सकते हैं, लेकिन आसान शब्द को समझने के लिए इस तरीके की मुश्किलात से होकर गुजरना जरूरी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा आसान किए देते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तो आपने देख लिया, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम लिख लेते हैं। ए, ये जो ऑर्डर हम लिख रहे हैं ये कब के लिए है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 या मोर हो, फॉर molecules with greater than or equal to 16 electrons। जो यहां पर है वही लिख देते हैं, सिग्मा 1s इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2px पाई 2py, एनर्जी बराबर है इसलिए ऊपर नीचे लिख दिया।
क्योंकि लेफ्ट राइट एनर्जी बढ़ती जा रही है। फिर आएगा पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड। अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बोलेंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन भरा है यहाँ पर 2 ऊपर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में देंगे, 2 2 2 ऐसा बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑक्सीजन के सिवाय ऐसा 16 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता कोई और स्पीसीज है तो जितना इलेक्ट्रॉन आप उसमें भर दीजिए। जैसे अगर आप फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, तो F2 में कितना हो जाएगा 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 यहाँ पर 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ तक पूरा भर जाएगा। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डायग्राम बना के दिखाते हैं कि अपोजिट स्पिन, यहाँ सिर्फ नंबर लिखा जाता है कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ऐसे जब तक 18 इलेक्ट्रॉन ना हो। तो ये तो हो गया। अब इसके सिवाय एक दूसरा किस्सा देखते हैं। फॉर मॉलिक्यूल्स विथ लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन्स, इसके एग्जांपल में O2, F2 एक्सेट्रा, इनके डेरिवेटिव्स भी होंगे, पर प्लस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए। और इसमें N2, C2 एक्सेट्रा, इनके डेरिवेटिव्स, इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, इनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाए। इससे इसमें क्या अंतर आएगा? सिर्फ एक, सिग्मा 2pz जो है यहाँ पर वो यहाँ चला जाएगा किसी, तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और अब पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2p। बस ये माइनर चेंज आया, अभी तो बताना जरूरी नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। ऑक्सीजन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबका न्यूक्लियस बीच एकदम नीचे है, न्यूक्लियस के क्लोज में 1s होता है, फिर 2s होता है, ऐसा। ये न्यूक्लियस जो होता है सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s दोनों का अट्रैक्ट करता है, सबको अट्रैक्ट कर रहा है, ये सबसे नजदीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिग्मा स्टार 2s को अपनी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि इनके बीच में गैप ज्यादा होता है, गैप ज्यादा होता है रिपल्सन कम। लेकिन जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएंगे इनके कंपेरिजन में, तो सिग्मा स्टार 2s के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा क्या होगा? कम। अट्रैक्शन कम हुआ तो ये और बाहर जाएगा तो सिग्मा 2pz के क्लोज पहुंचेगा, इसकी वजह से ये इसको रिपेल करके इसको आगे निकल देगा। तो ये सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz के रिपल्सन की वजह से ऐसा हो जाता है। एक और एक्सेप्शनल चेंज, इसीलिए पूरा लाल स्याही से लिख दे रहे हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन है बुक्स वगैरह में। तो देखिए, फॉर CO एंड CO प्लस, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसका डेरिवेटिव CO प्लस के लिए ये दोनों ऑर्डर नहीं एप्लीकेबल। एप्लीकेबल क्या है? इस सिग्मा स्टार 2s को इतना जंप करा देंगे, अब जो ऑर्डर आएगा वो CO और CO प्लस के लिए सिर्फ एक ऑर्डर है जो बाकी दोनों से डिफरेंट है और स्पेशल केस। तो यहां पर जो एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। अब सिग्मा स्टार 2s नहीं आएगा, क्या आएगा? पाई 2px, सिग्मा स्टार 2s आ गया, पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। CO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 कार्बन में, 8 यहाँ पर, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो CO का होता है वो सिग्मा स्टार 2s में जाता है।
और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक निकालेंगे तो CO प्लस का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2 इसका ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका एंटी बॉन्डिंग में था CO का, और निकाला भी तो एंटी बॉन्डिंग से ही निकाला। ये बात जो हमने कही अभी कि CO का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ था, एंटी बॉन्डिंग में था सिग्मा स्टार 2s में, और निकाला भी एंटी बॉन्डिंग से। ये बात आगे चल के बहुत गूंजेगी, बहुत तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। तो अब ये हमने ऑर्डर लिख लिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो हमने मशक्कत की, अब उस मेहनत का फल खाने का वक्त आ गया है। फल खाने से पहले कुछ और बातें हम उसके बारे में बता दें। हो सकता है याद हो आपको, फर्स्ट शेल को के शेल बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल को के शेल भी बोलते थे, सेकंड को एल, के एल एम एन एस। तो यहां पर देखिए ये भी बने से, ये भी बने से, इन दोनों को मिला के कई किताबों में के लिखा जाता है। ठीक है, तो के अगर लिख दिया तो इसका तो 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एल, तो 4 और इलेक्ट्रॉन भर गए। तो आदमी के पास जब समय कम रहता है तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कम ही किताब है लेकिन ऐसा मेंशन है। अब देखिए प्रॉपर्टीज हम इसमें क्या क्या देखेंगे। पहला बॉन्ड ऑर्डर बी। देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। क्यों 2 से डिवाइड किया? देखिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बिगाड़ने की कोशिश करता है। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनेगा, एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड टूटेगा। एक कोवैलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में है तो एक बॉन्ड बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से अगर एक बॉन्ड का चेंज आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन से कितना आएगा, हाफ बॉन्ड का। यानी बॉन्डिंग का हर इलेक्ट्रॉन हाफ बॉन्ड बनाता है, और एंटी बॉन्डिंग का हर इलेक्ट्रॉन हाफ बॉन्ड को तोड़ता है। तो अब अगर बॉन्डिंग में आपने 1 इलेक्ट्रॉन भरा और एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं भरा तो डिफरेंस आएगा 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का 1/2 बॉन्ड बना देगा। अगर आपने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रखा और इसमें 2, तो 3 इलेक्ट्रॉन से कितना बनेगा बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन से हाफ बॉन्ड, 3 से 3 हाफ यानी 3/2 1.5 बॉन्ड बनेगा। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बना तो एक बॉन्ड टूट गया, तो बचा कितना, यस 0.5 हाफ। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर लें, एग्जाम्पल इन O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पूरा भर जाएगा। 15 16 एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ये देखिए 2 2 4 एंड ये पूरा का पूरा 6 10 इलेक्ट्रॉन। सो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 16 में से 10 इसमें गया तो उसमें कितने गए, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना गया, 2 बॉन्ड ऑर्डर। इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहता था कि 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले, इसलिए डबल बॉन्ड बनते हैं। यहां पर भी डबल बॉन्ड बना, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड कैसे देखिए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो 1s से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन 1s मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 1s का कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, न तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में न तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग 1s मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में तो इन्वॉल्व हुआ, बारात में तो शामिल हुआ, लेकिन यहां पर बॉन्ड इसकी वजह से नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर, इसकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं होगा। सिग्मा 2p z बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके एंटी बॉन्डिंग में देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा। पाई बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड बन लेंगे, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक भी हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 - 2 बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड बने।
सॉरी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली बचेंगे, दोनों का डिफरेंस मिला के तो 1 पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब बॉन्डिंग में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो एक बॉन्ड बनेगा, और जिस तरीके के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा वैसा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा वाला सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई वाला पाई बॉन्ड। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर नो बॉन्ड, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर नो बॉन्ड। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन, तो इससे एक बॉन्ड बन गया। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इससे भी एक बॉन्ड बनेगा इफेक्टिवली पाई। और यही हमने यहाँ पर देख लिया। दूसरा बॉन्ड लेंथ। देखिए बॉन्ड लेंथ is the function of inverse function of bond order। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ही। देखिए इनवर्स फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अलग अलग बात होती है। अगर हमने लिखा होता बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर डबल तो बॉन्ड लेंथ हाफ, ऐसा नहीं होता, सेम प्रोपोर्शन में ये चेंज नहीं होता। लेकिन इनवर्स फंक्शन है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, लेकिन कितना कम होगा वो फिक्स नहीं है। तो इनवर्स फंक्शन हो गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्ट फंक्शन, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी आर डायरेक्ट फंक्शन ऑफ व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर। बाकी सारी बातें बॉन्ड ऑर्डर को डिपेंड करें। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, बॉन्ड की एनर्जी उतनी ज्यादा। ये बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और बॉन्ड के बनने में उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड टूटने में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। एंड फोर्थ स्टेबिलिटी is directly proportional to, is the direct function of again bond order। फंक्शन मतलब बढ़ने पर ये बढ़ेगा, कम होने पर कम होगा। इनवर्स फंक्शन को मतलब ये बढ़ने पर कम होगा, कम होने पर बढ़ेगा। तो बाकी सारी बातें जो है वो डिपेंड कर रही है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। एक बात ध्यान रखिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 स्पीशीज का सेम है, जैसे H2+ एंड H2-, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन H2 में 2 हाइड्रोजन एटम मिले तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो 1 बचा, यहाँ पर 1 गेन हो गया तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन σ1s1, σ*1s0, यहाँ σ1s2, σ*1s1। तो जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और इसका आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया हाफ, यानी 0.5। यहाँ पर भी आएगा हाफ, यानी यहाँ पर भी 0.5। बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, क्या दोनों की स्टेबिलिटी सेम रहेगी? नहीं। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम। इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो जो स्टेबिलिटी की बात करेंगे ऑफ H2+ इज मोर देन H2-, क्योंकि H2- में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो पहले हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन करा के डिस्कस करें। वो पॉइंट क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर से बाकी सारी जन्म कुंडली सबकी पता चल जाती है। रिलेटिव हम कंपैरिजन कर सकते हैं स्ट्रेंथ का, स्टेबिलिटी का, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमको पता चल जाता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, और इससे मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल में। क्या? बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ एंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म,
और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डायमैग्नेटिक। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट देखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। हमने सबसे पहले किसका किस्सा पढ़ा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन, और उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। तो ये याद रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो? 2। याद कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड ऑर्डर में हाफ का चेंज आता है। कितने का चेंज आता है? हाफ का। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इंक्रीज हो जाता है या तो डिक्रीज। कब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा? अगर आपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, या एंटी बॉन्डिंग से रिमूव किया तब। कब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा? जब एंटी बॉन्डिंग में ऐड करेंगे तब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, या बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से हाफ हाफ चेंज आता है। तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर पहले बढ़ाएं, 16 से 17, 18, 19, 20 इलेक्ट्रॉन तक का ही केस हमको पढ़ना है। इससे कम करें 15, 14, 13, 12, उसके बाद 11, 10 तक की बात करते हैं, यानी 10 से लेकर 20 तक का रेंज देखते हैं। उससे कम ज्यादा होगा तो भी किया जा सकता है फंडामेंटल कंसेप्ट से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बीच में आते हैं 16 के आसपास। अब देखिए, इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है 16 इलेक्ट्रॉन पे कितना था? 2। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाता है। 1.5, 1, 0.5 एंड 0। क्यों कम होता जाएगा? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में। याद कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 में यहां तक इलेक्ट्रॉन भर गए। अब जो भी भरेंगे इसी में भरेंगे, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आगे भर रहे हैं सब एंटी बॉन्डिंग में भर रहे हैं, और उससे बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाता है। अच्छा, अगर हम इससे निकाले तो एंटी बॉन्डिंग से निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग से निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकाला तो 2.5 हो गया, फिर 3 हो गया। लेकिन जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे? बॉन्डिंग से। तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगेगा। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 3 तक बढ़ता है और फिर 3 के बाद कम होने लगता है। तो 3 के बाद फिर कम होगी, कितना होगा? 2.5, फिर कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए, एंटी बॉन्डिंग से 6 इलेक्ट्रॉन और निकल सकते हैं, π2px, π2py और σ2pz से। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। 2.5, 2, 1.5 एंड 1। अब इसमें अगर ये पूछ ले कि बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो तुरंत बता सकते हैं। जैसे अगर पूछे कि Cn माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, कितना हो गया? 14। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। ऐसे पूछ ले NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। N का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, O का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 14। अगेन बॉन्ड ऑर्डर 3। तो जो क्वेश्चन पूछता है बॉन्ड ऑर्डर के बताइए वैल्यू मॉलिक्यूल देके, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके तुरंत बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड की लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा। तो इतने क्वेश्चन हम इसके बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेप्शन आएगा कहां पर? एक CO प्लस में। देखिए, हमने CO प्लस A, B, C 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखाया था। C वाला स्पेशल केस होता है। CO प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है, क्योंकि CO का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में था। ये बात वहां पर एम्फसाइज किया था और बोला था, ये बात आगे बहुत पूछेगी कि CO में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है? एंटी बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, एंड 3.5 is the maximum bond order in any molecule, and this cannot be explained on the basis of valence bond theory.
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है वो 3.5 है। एंड द एग्जांपल इज CO+। CO+ का बॉन्ड ऑर्डर CO से ज्यादा है, इसका मतलब CO+ का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया जाता है। तो बाकी कोई भी एग्जांपल हम चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स हम लिख दे रहे हैं। जैसे इसमें Ne2 20 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 0, इसलिए Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर F2 माइनस, यहाँ पर F2 O2 माइनस 2, O2 माइनस 2 को क्या बोलते हैं? परऑक्साइड आयन। यहाँ पर O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन। 16 O2 N2 माइनस 2, 15 N2 माइनस NO, 14 खूब सारे एग्जाम्पल है। N2 यहाँ पर O2 प्लस भी लिख सकते हैं, N2 CN माइनस NO प्लस O2 प्लस 2, और यहाँ पर 2.5 सबके लिए होगा, एक्सेप्शन ये हो ही गया, तो उसके सिवाय आप N2 2 प्लस कर सकते हैं। 12 C2, अगर C2 में 12 है तो 14 में एक और एग्जाम्पल आएगा C2 माइनस 2। C2 और C2 माइनस 2 में पूछता है नंबर एंड टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड में पूछेगा। तो C2 में ध्यान रखिएगा, एक खास बात होती है इसमें दो बॉन्ड है और दोनों पाई है। डबल बॉन्ड में कोई सिग्मा बॉन्ड ना बने, ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं होता। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताता है कि C2 में दोनों पाई बॉन्ड है, और यही रीजन है कि C2 का एग्जिस्टेंस बहुत कम है नेचर में। हम इन जनरल C2 मॉलिक्यूल नहीं पढ़ते हैं। याद कीजिए, आपने F2 सुना होगा, O2 सुना होगा, N2 सुना होगा, C2 नहीं सुना है। होता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चल जाता है। तो यहाँ पर B2 माइनस B2, जैसा C2 है वैसा ही B2 है, इसमें एक ही बॉन्ड है और सिर्फ पाई बॉन्ड है, इसलिए B2 भी इन जनरल एग्जिस्ट नहीं करता। याद कीजिए, याद क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं होगा अभी तक तो। बोरॉन B12 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ध्यान रखिएगा, आगे चल के कहीं हो सकता है, दोबारा सुने तो याद आएगा कि हाँ सर ने बताया था। B2 नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि एक बॉन्ड है और पाई बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सारी बातें हो गई। इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स को ऊपर जो हमारा प्रवचन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि बॉन्ड एंगल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर कई जगह आपने देखा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर देखा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर देखा। तो दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन कुल मिलाकर बॉन्ड ऑर्डर ही है। एक और खास बात, अगर पूछा जाए मॉलिक्यूल पैरामेट्रिक या डायमेट्रिक, सबसे पहले सारे एटम का इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है तो वो हमेशा पैरामेट्रिक हो, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखना पड़ेगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनके बारे में सारी बातें जानने के बाद एक आखिरी बात और बच जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कंपाउंड का पोलर या नॉन पोलर नेचर, इनके ऊपर भी खूब सारे क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो इस कंसेप्ट को देखते हैं। आपने एक कंसेप्ट और सुना होगा, फजांस। आयनिक कंपाउंड्स में या आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर आता है और आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। तो हम पहले कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ चुके हैं, तो हम पहले कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर की बात करेंगे। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। bonds between polar number different atoms identical
एटम्स। जो पोलर बॉन्ड्स होते हैं हैव सम आयनिक कैरेक्टर, have 100% covalent character. Example: H2, Cl2, O2, N2, etc. दोनों H आइडेंटिकल, दोनों Cl आइडेंटिकल, दोनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल, दोनों नाइट्रोजन आइडेंटिकल, इनके बीच का बॉन्ड 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अगर HCl में बॉन्ड देखेंगे तो H और Cl की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अलग अलग होती है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा जाएगा। अगर इसमें से एक मेटल होता और एक नॉन मेटल, क्या कहा? अगर इसमें से एक मेटल होता और दूसरा क्या होता? नॉन मेटल, तो ये आयनिक बॉन्ड बनता। ये इलेक्ट्रॉन को पूरा है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन को पूरा लॉस कर देता, नॉन मेटल पूरा गेन कर लेता। मान लीजिए क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, ये अगर नॉन मेटल होता और हाइड्रोजन मेटल होता तो उसके ऊपर -1 चार्ज आता और इसके ऊपर +1 चार्ज आता। अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी शेयरिंग हुई है, लेकिन शेयरिंग इक्वल नहीं हुई, अनइक्वल हुई। और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ जाएंगे, तो ये -1 की जगह पार्शियल नेगेटिव आएगा और ये +1 की जगह पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ गया। इस आयनिक कैरेक्टर का डायरेक्शन हम केमिस्ट्री में उस डायरेक्शन में दिखाते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये डायरेक्शन हो गया। इस तरीके के पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कहा? इस तरीके के पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। यानी फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? स्मॉल चार्जेस of equal magnitude but opposite sign placed at nearby distance। तो ये बॉन्डिंग बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, जितना इसके ऊपर नेगेटिव होगा उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम, लेकिन साइन क्या है? अपोजिट। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन फिजिक्स में चाहे जैसे बताते हो, केमिस्ट्री का सिंपल सा कंसेप्ट है, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वही इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन। यहाँ पर इसको बॉन्ड डायपोल बोलते हैं। सो बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो ये पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड होता है। अब इसमें कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा, इसको निकालने के कई तरीके हैं। परसेंटेज आयनिक character in covalent bonds। इसमें निकालने का पहला तरीका जो है वो है बाय यूजिंग डायपोल मूवमेंट डेटा, और दूसरा है by using electronegativity values। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 0 है तो 100% कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, आयनिक कैरेक्टर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से ज्यादा है तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा है। कितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कितना आयनिक कैरेक्टर आएगा उसका भी एक तरीका है। और अगर आयनिक कैरेक्टर आ गया कोवेलेंट बॉन्ड में तो उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। इसमें पहला फार्मूला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का जो है वो डायपोल मूवमेंट डेटा के बेसिस पर है। डायपोल मूवमेंट जैसे हमने बताया था, कोई भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह। तो जब वो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह वर्क कर रहा है तो उसका जो डायपोल मोमेंट है
वो जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर उसमें रहेगा उतना ही ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट होगा। जैसे HCl के बीच में बॉन्ड है, अगर उसको 100% आयनिक बॉन्ड माने तो इसके ऊपर -1 चार्ज होगा और इसके ऊपर +1। ये एक्सट्रीम है, अगर ये 100% आयनिक करेक्टर होता तो ऐसा होता, लेकिन इसमें 100% आयनिक करेक्टर नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पार्शियली शिफ्ट किया है। अच्छा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, क्लोरीन का भी 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास और पड़ेगा। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाता तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता और हाइड्रोजन पे कुछ नहीं रहा। ये 100% आयनिक करेक्टर होगा। लेकिन अब अगर इलेक्ट्रॉन पार्शियली इधर जा रहा है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो जब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, बॉन्ड उतना ही मान के चल रहे हैं हम दोनों, चार्ज कम हो गया तो डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है Q into L होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस विच इज बॉन्ड लेंथ हियर। अब म्यू ऑब्जर्व का मतलब होता है ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल डायपोल मोमेंट। ये कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल है तो एक्सपेरिमेंट करके मिलेगा। एक्सपेरिमेंट में हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, इसलिए उसको ऑब्जर्व वैल्यू भी बोलते हैं और यही एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन हम एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो ये डेटा हम अपनी तरफ से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर ये पूछा जाएगा तो बाकी दो वैल्यू बताई जाएगी, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट का डेटा बता दिया तो ऑब्जर्व हमसे पूछेगा। अदरवाइज ये एग्जामिनेशन में दिया रहता है, डेटा में ये दिया जाता है, ये पूछा जाता है, तो ये वैल्यू तो कैसे मिलेगा? क्वेश्चन से मिल जाएगा। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू परसेंटेज आयनिक करेक्टर जब 100% हो तब जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है। इस थ्योरेटिकल वैल्यू को कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं। व्हाट इज दिस? डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर। जब आयनिक करेक्टर 100% है तब जो डायपोल मोमेंट होगा उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब देखिए, अगर हम 100% आयनिक करेक्टर मानेंगे तो ये चार्ज -1 होगा, लेकिन ये -1 जो होता है वो -1 यूनिट चार्ज होता है। कूलाम में इसकी वैल्यू याद कीजिए कितनी होती है? जब 100% आयनिक करेक्टर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके ऊपर चार्ज होगा और उतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा। मैग्नीट्यूड लेंगे तो कूलाम में आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू बॉन्ड लेंथ को मीटर में ले लीजिए तो आंसर कूलाम इंटू मीटर में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कुछ देखिएगा, या अगर हमने चार्ज को ESU में लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में कितना होता है? 4.8 इंटू 10⁻10। अब इसको बॉन्ड लेंथ को सेंटीमीटर में ले लीजिए तो ये सीजीएस सिस्टम में मेजरमेंट हो गया ESU इंटू सेंटीमीटर। लेकिन जो सबसे पॉपुलर डायपोल मोमेंट का यूनिट यूज किया जाता है, शायद आपने सुना होगा डेबाई। तो डेबाई में अगर यूज करना है तो वैल्यू होता है 4.8 इंटू बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो ये आंसर आ जाएगा डेबाई। कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में डायोप्टर भी होता है कैपिटल डी से, केमिस्ट्री में डी फॉर डेबाई, डी फॉर डाल्टन भी होता है। यहां पर क्वेश्चन से पता चल जाता है कि डेबाई है कि डाल्टन। फिलहाल ये 3 वैल्यूज है, ये थर्ड वैल्यू सबसे ज्यादा पॉपुलर वैल्यू है। लेकिन अगर एसआई सिस्टम में दिया है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट का डेटा न्यूमेरिकल में जिस यूनिट में देगा हम उसी यूनिट में थ्योरेटिकल वैल्यू निकालेंगे। ज्यादातर ये डेबाई में दिया जाता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ये कूलाम मीटर में दे दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए ऑब्जर्व वैल्यू हमको दिया जाएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू हमको दिया नहीं जाएगा, सिर्फ बॉन्ड लेंथ दे दी जाएगी। किसी भी यूनिट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड लेंथ को यूज करके और ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट निकालेंगे।
Example, give percentage ionic character in AB bond having bond length of 1.2 angstrom and a dipole moment of ले लेते हैं इसमें 3 डिवाइड। सबसे पॉपुलर डिवाइड में यूज करता है किस वजह से? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू ऑब्जर्व कितना दिया गया? 3 डिवाइड। अब ये डिवाइड में दिया गया तो ये एंगस्ट्रॉम में दिया ही गया है। हम यहाँ पर लिख देंगे एंगस्ट्रॉम के लिए 4.8 इंटू 1.2 इंटू क्या करेंगे 100। ये डिवाइड में थ्योरेटिकल वैल्यू आती है, ये ऑब्जर्व वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएगा, कितना हो गया 30,000 डिवाइडेड बाई 96 9 डिवाइड करके देखिए परसेंटेज करेक्ट आ जाएगा। ये वैल्यू देखिए, अगर ये 600 होती तो ये कितनी बढ़ जाता? 50 टाइम्स। तो अगर ये 600 होता तो आंसर 50% आता। अभी जो आंसर आएगा 50 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। सॉल्व कीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली आनी करेक्टर निकालने। इसके दो तरीके हैं, एक पॉलिंग का दिया हुआ कंसेप्ट था, ये जो सबसे पॉपुलर कंसेप्ट है हेनिस-स्मिथ स्केल। यहाँ पर परसेंटेज आनी करेक्टर का वैल्यू होगा 16 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। एग्जाम्पल, फॉर HCl difference of hydrogen and chlorine से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब हायर माइनस लोअर वैल्यू। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.05 अप्रॉक्सीमेटली 2 ले लेते हैं इसमें। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेते हैं 2.1 और क्लोरीन की वैल्यू 3 तो कितना आ जाएगा 0.9। इसका मतलब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl is equal to 0.9 into 16 plus 3.5 into 0.9 का स्क्वायर। 69 है 144, 14.4 आ गया। 0.9 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, 0.9 का स्क्वायर 0.8 का। इसका अप्रोक्सीमेट आएगा 17.24%। ध्यान रखिएगा, on this scale delta chi is equal to 2.1 implies that 50% आयनिक कैरेक्टर। इसका मतलब 2.1 से ज्यादा प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, 2.1 से कम तो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट रहेगा। 2.1 से 50% आयनिक कैरेक्टर आता है। ये एक बात होगी। ऑन पॉलिंग स्केल, या कीजिए पॉलिंग नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कंसेप्ट दिया था। डेल्टा काई इज इक्वल टू 1.7 implies that 50% आयनिक कैरेक्टर। अब हम यूज क्या करेंगे? जब तक पॉलिंग स्केल का जिक्र नहीं किया गया तब तक हेनिस-स्मिथ स्केल यूज करना है, अदरवाइज पॉलिंग स्केल बोला गया तो पॉलिंग स्केल यूज करना है। अब हमसे कोई पूछ ले कि 1.9 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है, इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो अलग आएगा, पॉलिंग स्केल से अलग आएगा। पॉलिंग स्केल से मोर देन 50% आएगा और इससे लेस देन 50% आएगा। तो जब स्पेसिफाई नहीं किया गया हम अपनी तरफ से नहीं बता सकते। तो इन जनरल हेनिस-स्मिथ स्केल ज्यादा पॉपुलर है, यूज किया जाता है। तो इस तरीके से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमने पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में देख लिया।
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो 100% कोवेलेंट कैरेक्टर इन नॉन पोलर कंपाउंड्स। अभी हमने पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखा। एक मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उनका नेट डायपोल मूवमेंट चेक किया जाता है। नेट डायपोल मूवमेंट अगर 0 आ गया तो कंपाउंड नॉन पोलर, नेट डायपोल मूवमेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो पोलर। पोलर का मतलब म्यू नेट is not equal to 0, and here mu net dipole moment is equal to 0। ये 0 कब आता है? Observed when identical dipoles are arranged symmetrically। Example: number of identical bond dipoles, number of identical bond dipoles, और arrangement जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। अगर 2 हैं लीनियर हो, 3 है ट्राइगोनल प्लेनर हो, 4 है टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लेनर। 4 में 2 तरीके की सिमेट्री है। 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 octahedral and 7 pentagonal बाइपिरामिडल। ये सारे नाम स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ाए हुए। एक एक एग्जांपल दे देते हैं। Example: CO2, example BCl3, टेट्राहेड्रल का एग्जांपल CH4 CCl4, स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल XCF4, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का एग्जांपल PCl5 PF5 एटसेट्रा। सब में एटसेट्रा लगा। ये इकलौते एग्जांपल नहीं है। ऑक्टाहेड्रल SF6, पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन निकाल के देखें तो ये स्ट्रक्चर आएगा सिमेट्रिकल। यहां पर एंगल कितना आएगा? लीनियर में 180 डिग्री आएगा एडजेसेंट, ट्राइगोनल प्लेनर में 120 डिग्री आएगा, टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, स्क्वायर प्लेनर में एडजेसेंट में 90 डिग्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 90 डिग्री है 120 डिग्री। इक्वेटोरियल वाले के बीच में 120 डिग्री होगा और इक्वेटोरियल से एक्सियल के बीच में 90 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल में ऑल 90 डिग्री और इसमें 90 डिग्री एक्सियल से इक्वेटोरियल एंड 72 डिग्री इक्वेटोरियल के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर्स में पढ़ाए गए हैं। अब म्यू नेट अगर नॉन जीरो आ गया इसका मतलब अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। सो ऑब्जर्व when there are either दो कंडीशन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ polar bonds are present
Second, identical polar bonds are arranged unsymmetrically. तो अब CO2 से कंपेयर करते हैं SO2 से. SO2 याद कीजिए बेंड शेप आता है, तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं. सिमेट्रिकल अरेंजमेंट अगर दो डायपोल है तो कैसा होगा, लीनियर. तो लीनियर में दोनों डायपोल कैंसिल कर देते हैं कुछ. यहां पर एक डायपोल इधर जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक डायपोल इधर जाएगा, और दोनों की वैल्यू दूसरों को कैंसिल नहीं करेगा, तो नेट डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ आएगा, तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा. अगर हम इसी की जगह CO2 लेते हैं तो एक डायपोल इधर और एक डायपोल इधर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम, तो म्यू नेट यहां पर क्या हो जाएगा, 0, और यहां पर म्यू नेट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर. इसी तरीके से जो भी फॉर्मूला वहां पर लिखा है सबके कंपेयर में एक एक यहां पर लिखवा देगा. BCl3 से कंपेयर कीजिएगा PCl3, ये पोलर मिलेगा क्योंकि ये 3 बॉन्ड है और ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, पिरामिडल होता है. CH4 या CCl4 की जगह SF4 की बात कर लीजिएगा. XCF4 से भी SF4 को कंपेयर कर सकते हैं. PCl5 की जगह BrF5 को कंपेयर कर लीजिएगा PF5 से. SF6 को कंपेयर कर लीजिएगा XCF6 से. ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, तो वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री जो लिखाई है वो इसमें नहीं पाए जाते. हाइब्रिडेशन ये सारे स्ट्रक्चर हो चुके हैं. SF6 से कंपेयर, IF7 से ऐसा कोई कंपेरिजन यहाँ पर नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट कोवेलेंट बॉन्ड. देयर आर ऑल प्रॉपर्टीज एंड द क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट दैट. अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे.